स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जन्मेदा में। परीक्षाएं चल रही हैं और ये मैं बना रहा हूँ, एक स्टैटिक वीडियो है। मैं स्टैटिक वीडियो 10-12 बनाऊंगा, मैंने पहले भी डाले हुए हैं। परीक्षाओं को दीजिए लेकिन हताश मत होइए, मेरी रणनीति जो फॉलो कर रहे हैं। और आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये स्टैटिक वीडियो CGL UPSI जो आने वाली परीक्षा है, RO ARO और PCS हर किसी में काम आएगा। और अभी जो यूपी पुलिस की परीक्षा चल रही है उनके लिए तो रामबाण है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी रणनीति मानते हैं। आइए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। स्टैटिक जीके का एक पार्ट है कि यूनाइटेड नेशन के ना कुछ प्रमुख संगठन हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके क्या कार्य हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है। मैंने लिखा हुआ संगठन का नाम, उनका वर्ष और हेडक्वार्टर और उनकी क्या भूमिका है। मैं दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको समझने में आसानी होगी। जो बच्चे CGL की आगामी परीक्षा के लिए हैं या दिल्ली पुलिस SI CPO वगैरह देंगे या जो भी देते हैं, हिंदी और अंग्रेजी मैं दोनों में पढ़ा रहा हूं। पहला संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका जो वर्ष है वो 1865 और जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। इसकी भूमिका क्या है? दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इस वीडियो में ना मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं उससे ज्यादा मैं आपको बोल के बताऊंगा। आप ना देखें, स्किप कर दें, वो आपका पार्ट है। बट इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो मैं लिख नहीं पाया हूं और आपको बताऊंगा और आपको हेल्प आएंगे हर एग्जाम में। अगला है सार्वभौम डाक संघ, UPU। UPU की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 1874 इसका हेडक्वार्टर है बर्न। बर्न पड़ता है स्विट्जरलैंड। जनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। डाक शब्द है तो जाहिर सी बात है विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग करता है। अगला आ जाता हूं मैं WTO। आप ना इनकी इस शॉर्ट फॉर्म को भी इंग्लिश में याद रखना। हिंदी के बच्चे थोड़ी थोड़ी कोशिश करना कि हम इंग्लिश के शब्दों को भी याद रखें। WTO इसकी फुल फॉर्म होती है W से वर्ल्ड, T से टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व पर्यटन संगठन। 1925 में इसकी स्थापना हुई है और मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये पर्यटन शब्द है तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें पर्यटन से संबंधित है। कैसे कैसे संबंधित हैं? कि पर्यटन के द्वारा आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर प्रदान करना। जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है। ताजमहल हमारे यहाँ विश्व पर्यटन संगठन की निगरानी में भी आता है और हमारे यहाँ धरोहर भी है, अजूबा भी है। यहाँ पर लोग देखने आएंगे बाहर के, तो वहां रिक्शे वाले, छोटे मोटे फेरी वाले, इनका ना रोजगार के अवसर बनते हैं। तो ये चीज देखता है WTO कि कोई ऐसी साइट है, कोई ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर संरक्षण की जरूरत है और पर्यावरण को नुकसान ना हो रहा हो। ये काम किसका है? विश्व पर्यटन संगठन। इसमें याद रखना पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखता है। ये फंसाता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट क्या है कि जब सबसे पहले ओपन हुआ था तो ये इसका मुख्यालय हेग में था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे जनेवा शिफ्ट कर दिया गया और बाद में 1975 में इसको पुनः WTO के नाम से ही दोबारा लाया गया। अगला आता हूं मैं ILO। I मतलब इंटरनेशनल, L मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। यस, लेबर, श्रमिक। 1919 में जनेवा में है। 1919 का समय याद रखना, ये वो समय है जिस समय भारत में गांधी जी अपने पीक पे थे और गांधी जी मजदूरों के लिए आवाज उठाया करते थे। तो आपको इससे इन सन को ना किसी एक ऐसी चीज से जोड़ा करो ताकि आपकी मेमोरी बने। 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए तो है ही है, उनके उन्नत जीवन के लिए भी है। इसमें एक फैक्ट है कि 1969 में 50वीं वर्षगांठ यानी कि 1919 में हुआ था, तो 50 साल बाद इसको नोबेल में शांति पुरस्कार मिला हुआ है। ये पूछता है कि UN के किस संगठन को 1969 में नोबेल में शांति पुरस्कार मिला हुआ है, तो वो श्रमिक संगठन है। और एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, और वो ILO ही निकालता है। अगला आता हूं मैं आपका, इसको बोलते हैं FAO। F मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन है। FAO, F का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ये रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कृषि की बात है तो कृषि और उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए, नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, आप आराम से याद रख सकते हैं।
याद रखना, कोई ना अपना एक तरीका बनाया करो याद करने का, तब आपको याद होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यहां के जो नीचे वाले हैं इनको बड़े बारीकी से ध्यान रखना, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और वहीं आपको फंसाता है एग्जाम में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1945 का दौर वो था जिस समय द्वितीय वर्ल्ड विश्व युद्ध जो रिकॉर्ड था और जिस समय बम गिरा दिए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, उस समय अंतरराष्ट्रीय जो आपका मतलब हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विनिमय था, एक्सचेंज था, वो सब खत्म हो गया था, उसको वापस पुनः स्थिति में लाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय सुविधा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन, सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति में उन्नति। यहां पे याद रखना वर्ड, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करता है क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक और आता है, मैं बताऊंगा जब आपको ध्यान देना, ट्रेड वाला। वो क्या करता है? तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ना एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है, यानी कि कानून संबंधित व्यापार के लिए जो चीजें हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना IMF ये काम करता है। ठीक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, 1944 में ये क्या करता है? देखो, विश्व बैंक का एक काम है कि ये ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो आपकी पूंजी है ना उसका एक्सचेंज, इंटरनेशनल लेवल पर जो कैपिटल एक्सचेंज है उसको वो बढ़ावा देता है, ताकि आप अपनी यहां की मुद्रा से कहीं कोई और चीज लें तो वहां पे जो करेंसी का एक्सचेंज होना है वो आसानी से हो सके आपके लिए। इससे क्या होगा कि जब कैपिटल एक्सचेंज होगा, पूंजी का विनिमय होगा, तो उत्पादन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, याद रखना, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है? उत्पादन और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, पूंजी के विनिमय। आप कुछ इसमें सर्च भी कर सकते हैं, तो कहीं कहीं पर ये इन चीजों को, उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए लोन का भी कार्य करता है, आप देखना। वर्ल्ड ट्रेड एक्सचेंज, विश्व व्यापार संगठन, ये है वो ट्रेड जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे तो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। अब आ गए हम कहां पर? वहीं WTO। 2 TO है, एक TO है टूरिज्म वाला, एक TO है ट्रेड वाला। अंतर क्या है कि टूरिज्म वाला 1925 में है और जो ट्रेड वाला है वो 1995 पे। इससे आप याद रखना, वो टूरिज्म के लिए, ट्रेड के लिए, यानी कि वो पर्यटन के लिए है और ये व्यापार के लिए। अब 1995 में जो जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, क्या काम करता है? मैं आपको बता दिया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार तैयार करता है। इंग्लिश के बच्चों के लिए याद रखना कि इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम, ये आपको काम समझ में आ गए? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। अब आते हैं हम वर्ल्ड बैंक पे, वही भी आपने करवा दिया आपको, WTO ये हो गया। तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, आप समझ लीजिएगा। याद रखना, मुद्रा कोष 45 में है और वर्ल्ड बैंक उससे पहले 44 में है। दोनों के वॉशिंगटन DC में है। मैंने कोशिश करी एक साथ लिखने की, IMF और विश्व बैंक दोनों कहां है? वॉशिंगटन DC में। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है और वो आज के समय में ट्रेंड में है आपकी परीक्षाओं में। मैंने लिखा हुआ है IAEA। I का मतलब इंटरनेशनल, A का मतलब एटॉमिक, E का मतलब एनर्जी और A का मतलब एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक, ये 1957 में इसकी स्थापना हुई है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। करता क्या है ये? तो एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के पीसफुल यूज को प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है कि आप जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। शांतिपूर्ण तरीके में क्या आता है कि मतलब आप उसका ऐसा यूज ना करें जिससे आप नुकसान हो या दिक्कत में आए। एक आती है अगली CTBT, ये मैं लिखा हुआ है CTBT। इस CTBT का जो मतलब है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये C, ये T और B। C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, T का मतलब टेस्ट, B का मतलब बैन और T का मतलब ट्रीटी। ये जो बैन शब्द है, इससे आप समझ गए ये किसी चीज को प्रतिबंधित कर रहा है, बंद कर रहा है। क्या बंद कर रहा है? तो व्यापक परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करता है। ये भी मैंने कहा लिख दिया, देखो वियना में ही है। कौन कौन? IAE, ये है एटॉमिक एनर्जी, तो ये एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को इंकरेज करता है। ये क्या है?
ये है आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। इसकी ट्रिक ये है कि इसके कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी में कहीं भी परमाणु परीक्षण, परमाणु विस्फोट का नाम नहीं आता है, तो बच्चा सोच नहीं पाता है कि यह वहां तक होगा। जबकि है क्या कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी तरह तरह के परमाणु विस्फोटों के यूज करने के उद्देश्यों को, कैसे यूज उद्देश्य, चाहे तो नागरिक तौर पर यूज हो या मिलिट्री सैन्य तौर पर, दोनों तरह के उद्देश्यों को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। परमाणु विस्फोट ना तो आप नागरिक उद्देश्य के लिए करेंगे, ना ही सैन्य उद्देश्य के लिए। ये कौन करता है? सीटीबीटी। इस पे लोग हस्ताक्षर भी करते हैं कि हम इसके सदस्य हैं, हम नागरिक या सैन्य विद्रोह में काम, ये सब चीजें नहीं करेंगे। अगला आता है OPCW। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पी को यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन में बाद में लाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन केमिकल वेपन प्रोहिबिशन। आप आराम से सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, केमिकल का मतलब रसायन, वेपन का मतलब हथियार, प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिबंधित। ऐसी संस्था जो रसायन हथियारों के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, भंडार और प्रयोग को रोकती है, उसको बोलते हैं OPCW। 1997 द हेग में इसका मुख्यालय है। अगला आता हूं मैं आपके सामने, ITER प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है। आई मतलब इंटरनेशनल, टी मतलब थर्मो न्यूक्लियर, ई मतलब एक्सपेरिमेंटल, आर मतलब रिएक्टर। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये 4 देश हैं, रशिया, ये यूरोपियन एक एटॉमिक कमीशन कमेटी है वो है, और यूएसए अमेरिका और जापान, ये 4 लोग हैं, इन्होंने इस चीज को बनाया हुआ। ये क्या करते हैं? तो संलयन ऊर्जा, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन एनर्जी, जो सूर्य में होती है। सूरज के जैसी ही ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। कार्बन फ्री फ्यूजन एनर्जी, यानी कि फ्यूजन को बोलते हैं संलयन, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, संलयन ऊर्जा जो सूर्य की जैसी ऊर्जा होती है, उसको कार्बन फ्री रूप से प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, सर्च कर लीजिए गूगल पे कि इसका मुख्यालय कहां है, ITER का। अगर आप देख रहे हैं ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से नहीं देख रहे हैं तो मेरी तो वीडियो चले ना चले, बट आप अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत कुछ बता रखा है। अभी इसमें कुछ और भी बताऊंगा। एक आता है IRENA। आई मतलब इंटरनेशनल, आर मतलब रिन्यूएबल, ई मतलब एनर्जी, और इस एनर्जी के साथ ही EN मिक्स है, पूरा एनर्जी है, और ए से एजेंसी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 तरह की एनर्जी होती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा जो अपने आप को स्वतः ही दोबारा क्रिएट कर ले, बना ले। सूर्य की ऊर्जा ये हमेशा रहेगी, पानी की ऊर्जा ये हमेशा रहेगी, पवन ऊर्जा ये हमेशा रहेगी। इनको बोलते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिनको बनने में बहुत समय लगेगा, जैसे कि पेट्रोल पृथ्वी के अंदर से, कोयला, ये सब बहुत लंबा समय लेंगी, तो इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ये आसानी से दोबारा जनरेट नहीं होंगी। रिन्यूएबल क्या है? सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मैं बताऊंगा इसके बाद। तो IRENA रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एजेंसी है। 2009 में इसकी स्थापना की गई है। आबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। 168 इसके देश हैं। क्या बढ़ावा देती है? तो जाहिर सी बात है, ये लोग कहते हैं कि देखो, आप उन नॉन रिन्यूएबल चीजों को मत खर्च करो जो पृथ्वी को बनाने में समय लगेगा। पेट्रोल को आप बचाइए। आप पेट्रोल के से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको आप विंड से, पवन से लीजिए, सूर्य से लीजिए, नदी से लीजिए। इस चीज को बढ़ाती है ये। अगला आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछने योग्य है। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। क्या करती है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल चीजों को इंक्रीज करती है और वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देती है। यूनिसेफ, आपके लिए एक और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? आप लिखिएगा, बताइएगा कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है।
बच्चों के अधिकार के लिए और उनकी सहायता के लिए एक इमरजेंसी फंड है इनके पास। ये मेरी वीडियो है। यहां लिखा था मैंने एनर्जी के दो टाइप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। ये मैं आपको जब कभी वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, बट अभी बता दूं कि रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि जो चीजें रहेंगी, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जैसे पृथ्वी से बनने में समय लगेगा, पेट्रोलियम। ठीक है, अब कैसी लगी वीडियो पक्का बताना। मैं स्टैटिक वीडियो में 12-13 वीडियो डालूंगा। ये मेरी तीसरी चौथी वीडियो है, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैंने पहले भी बनाई हुई है। जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं यूपी पुलिस की, घबराना मत बेटा। ऑनलाइन जो आपकी आंसर की बता रहे हैं वो छोड़ दीजिए। अगर आपके 95 प्लस नंबर हैं, 95 क्वेश्चन ठीक हैं जनरल में, तो आप अपने आप को एलिजिबल मानना। बाकी मैं आयोग नहीं हूं, बस ये मेरा एक अनुभव है। घबराइए मत। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी भी रही थी ना, वो आप जानते हैं। रणनीति मैं फिर बता रहा हूं, सीजीएल के लिए, हर चीज के लिए जिस जगह 4 चीज आनी है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी या इंग्लिश। सबसे पहले जीएस करो, अपने पासिंग मार्क्स पे जाओ, जो कि 66% से 60% तक होता है किसी भी भर्ती में। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, पक्का बताना। आराम से इसको पढ़ना, हो सके तो इसके नोट्स अपने आप बना लेना जरूर। और ये 2 क्वेश्चन है मेरे, इनका जवाब देना, ताकि पता चले कितने बच्चे देख रहे हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आरओएआरओ, पीसीएस, सीजीएल, मैं सबके लिए ये काम करने वाला हूं। मेरी जितनी वीडियो स्टैटिक की हैं आप पढ़ के जाइए, करंट की भी डालूंगा। सीजीएल के पेपर में कहीं भी आप बैठिए, आप बहुत अच्छे से पासिंग मार्क्स पालेंगे। जय हिंद, जय भारत।